और आज इस क्लास में हम आपको देखेंगे कि बाल विकास में 30 प्रश्नों में आप कितने प्रश्न सही कर सकते हैं। तो एग्जाम से पहले इस टेस्ट को जरूर दे करके जाइएगा। बहुत ही फास्ट टेस्ट कराने वाले हैं। मात्र 25 मिनट में 30 प्रश्नों का टेस्ट कराएंगे। अगर इस टेस्ट में आप 30 में 30 प्रश्न सही कर लिए तो जो सीटेट का पेपर कल या परसों होने वाला है उसमें डेफिनेटली आप जो है 30 में 30 प्रश्न सही कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट डिले जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर आप लोग क्या बताते हैं। हमारे साथ प्रश्न को पढ़िए, ऑप्शंस को पढ़िए, लेकिन हमसे पहले आपको आंसर सोच लेना है। प्रश्न है कि भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? जन्म पूर्व अवधि है, या प्रारंभिक बाल्यावस्था है, मध्य बाल्यावस्था है, या किशोरावस्था है? कौन सी ऐसी अवधि है जिसमें बच्चों की भाषा अर्जन की क्षमता और विकास बहुत ही सर्वाधिक फास्टेस्ट होता है, सबसे तेजी से होता है। संवेदनशील का मतलब सबसे तेजी से। तो इसका सही आंसर सोच लिए होंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड आपका सही आंसर हो जाएगा। ये लीजिए आपके पास अगला प्रश्न। चलिए इसका आंसर आप बताएंगे क्या हो जाएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है। ठीक है, बहुत ही फास्ट टेस्ट हम लोग करेंगे। प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? इसमें से कौन सी जो है नैतिक विकास की एक अवस्था है? पहला ऑप्शन है प्रसुप्ति अवस्था, दूसरा सामाजिक अनुबंध अभिन्यास, और तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा है उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। आप लोगों को बताना है कौन सा सही आंसर हो जाएगा। सोच लिए, आंसर सोच लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, मूर्त संक्रियात्मक आपकी अवस्था हो जाएगी। ठीक है, एक्सप्लेन कोई नहीं करेंगे, टेस्ट हो रहा है। चलिए ये थर्ड नंबर का प्रश्न है। चलिए आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा। प्रश्न हमारे पास है, क्लास में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? यह किसका उदाहरण है? पहला जेंडर पक्षपात का, दूसरा जेंडर पहचान का, जेंडर संबद्धता का, या जेंडर समरूपता का? आप लोगों को सही आंसर सोचना है। राइट आंसर क्या हो सकता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका जेंडर पक्षपात। जो शिक्षक है वो पक्षपात कर रहे हैं। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। अगर आप सोच रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही है। ये लीजिए आपके पास टेस्ट का अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न। ठीक है, पूरा कंप्लीट टेस्ट दे करके आप लोग जाइएगा। चौथा प्रश्न है, बच्चों में जेंडर रूढ़िबद्धता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली होगी? अगर आप एक शिक्षक हैं और आप चाहते हैं कि जो जेंडर रूढ़िबद्धता है या जेंडर भूमिका है इसको कम करना है, तो आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करेंगे, क्लास में बच्चों के साथ डिस्कशन करेंगे, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देंगे, या जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, या जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। बताइए आप क्या करेंगे। सही आंसर आपको सोच लेना है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी जेंडर पक्षपात के बारे में आपस में डिस्कशन करना बच्चों से कि इसको कैसे कम किया जा सकता है। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ये लीजिए टेस्ट का अगला प्रश्न, और देखता हूं इसका आंसर आप क्या बताते हैं। चलिए प्रश्न पढ़िए, हमारे साथ आंसर बताने का प्रयास करें। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया? किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों के सामाजिक और सांस्कृतिक वस्तुओं को प्रभाव को महत्व दिया? क्या जॉन वी वाटसन ने, या लेव वाइगोस्की ने, जीन पियाजे ने, या लॉरेंस कोलबर्ग ने? फास्ट आंसर बताइए, हमें पता है समय आपके पास बहुत कम बचा हुआ है। बिल्कुल बहुत ही फास्ट टेस्ट कराएंगे, 25 मिनट में 30 प्रश्न का टेस्ट। इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आप लोग सोच लिए होंगे। इसका जो सही आंसर है आपका लियो वाइगोस्की। कैसे समझ में आया? सामाजिक की जहां बात किया जाएगा, संस्कृत की बात किया जाएगा, वहां पे सही आंसर क्या है? लियो वाइगोस्की आपके हो जाएंगे। ये लीजिए आपके पास टेस्ट का अगला प्रश्न, और देखता हूं इसका आंसर आप क्या बताते हैं। चलिए बहुत ही शानदार प्रश्न, छठवां प्रश्न। देखते हैं आता है कि नहीं ये प्रश्न आपको। जिक्सा पहली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोस्की किस प्रकार संबोधित करते हैं? इस प्रकार की वार्ता को वाइगोस्की किस प्रकार से संबोधित करते हैं आपको बताना है। क्या व्यक्तिगत वार्ता, जोर से बोलना, पाठ या ढांचा, आत्म केंद्रित वार्ता? सोच लीजिए क्या आंसर हो सकता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा, व्यक्तिगत वार्ता। जब बच्चे अपने से खुद से बात करते हैं, स्वयं से बात करते हैं, तो उसे लेवाइगोस्की महोदय ने कहा कि प्राइवेट स्पीच। जब बच्चे खुद को सेल्फ रेगुलेट करते हैं, ठीक है,
बेस्ट ऑप्शन आपका फर्स्ट, सही सोच रहे थे। तो ये लीजिए 7वां प्रश्न। चलिए आप लोग बताइए, देखता हूँ ये प्रश्न आपका सही होता है कि नहीं। प्रश्न हमारे पास यहाँ पे है, पूछा गया कि बच्चों को संकेत देना, आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। जब बच्चों को संकेत देना और आवश्यकता पड़ने पर हल्का सा हेल्प करना, सहायता करना, क्या है, प्रबलन है, अनुबंधन है, मॉडलिंग है, पाठ या ढांचा है। सही आंसर आपको बताना है, सोच लेना है, राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, शानदार आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये होता है पाठ या ढांचा। क्या होता है, जब बच्चों को आवश्यकता पड़ने पे हल्का सा सहयोग दिया जाता है, बच्चों को संकेत किया जाता है, तो इसको जो है लेवा एगोस्की महोदय ने पाठ, ढांचा, सीढ़ी, जेपडी कहा इन्होंने। ठीक है, बेहतरीन। ये लीजिए आपके पास 8वां प्रश्न, और देखता हूं इसका आंसर आप लोग क्या बताते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न। ठीक है, चलिए यहाँ पे है, निम्नलिखित व्यवहारों में कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। इसमें से कौन सा है जो मूर्त संक्रियात्मक व्यवस्था को विशेषित करता है, आपको बताना है। क्या परिकल्पित निगमनात्मक तर्क या साध्यात्मक विचार, या संरक्षण या कक्षा समावेशन, या स्थगित अनुकरण और पदार्थ स्थायित्व, या प्रतीकात्मक खेल या विचारों के अनुक्रमणिकता। देखता हूं इस प्रश्न का सही आंसर आप सोच पाते हैं कि नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, संरक्षण व कक्षा समावेशन। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है, जो 7 से 11 वर्ष होती है, इसमें बच्चा क्या होता है, चीजों को वर्गीकरण करने लगता है, कक्षा समावेशन सीख जाता है। यानी वो त्रिभुज को अलग कर लेगा, बता देगा ये वर्ग है, त्रिभुज है, गोला है, कलर को अलग करने लगता है, रेड है, ब्लू है, ब्लैक है। इन सारी चीजों का ज्ञान बच्चे को हो जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, यानी संरक्षण करना और कक्षा समावेशन बच्चा सीख जाता है। ठीक है, बेस्ट। नेक्स्ट अगला प्रश्न, 9 नंबर का प्रश्न है। देखता हूं इसका आंसर आप क्या बताते हैं। प्रश्न है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे की संरचना है। इसमें से संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से पियाजे की संरचना आपको बताना है। स्कीमा है, अवलोकन, अधिगम है, अनुबंधन है, प्रबलन है। इसका सही आंसर आपको सोच लेना है। क्या है, प्रश्न का आंसर आपको आ रहा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो इसका सही आंसर हो जाएगा स्कीमा। स्कीमा क्या होती है, जब बच्चे छोटे छोटे इंफॉर्मेशन, जो जानकारियां होती हैं, अपने मस्तिष्क में, अपने दिमाग में फीड करते हैं, उसी को कहा जाता है स्कीमा, जिसे पॉकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहते हैं। ये हो जाएगा। ठीक है, ये स्कीमा कहलाता है, जब बच्चे छोटे छोटे चीजें अपने दिमाग में फीड करते हैं, तो इसी को क्या कहते हैं, स्कीमा कहा जाता है। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ये लीजिए टेस्ट का अगला प्रश्न, और देखता हूं इसका आंसर आप क्या बताते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न, गजब का प्रश्न। प्रश्न हमारे पास है, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए, अगर बच्चों का आकलन करना है तो क्या होना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना, रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण और नितीर्ण अंकित करना। सिर्फ पॉजिटिव आंसर सोचिए, सकारात्मक आंसर सोचिए, आपका आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, बच्चों को श्रेणी से निश्चित करना, ना निगेटिव है। यहाँ पे प्राप्तांकों के आधार पे, अंकों के आधार पे नामांकित करना, ये भी गलत बात है। उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण की बात ही नहीं यहाँ पे है। सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है। आकलन का मतलब ही होता है संबंधित अवधारणाओं को, जो बच्चों के अवधारणा है, जो कॉन्सेप्ट है, उसके स्पष्ट करना, उसको क्लियर करना। जो बच्चों में कंफ्यूजन है, जो भ्रांतियां हैं, उसको शिक्षक को समझना चाहिए। यही बच्चों को आकलन करते समय ध्यान देना चाहिए। सबसे बेस्ट ऑप्शन बी सेकंड वाला हो जाएगा। ठीक है, ये लीजिए आपके पास अगला प्रश्न, और देखता हूं इसका आंसर आप क्या सोच रहे हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा। शानदार प्रश्न। निम्नलिखित कथनों में कौन सा बुद्धि के बारे में सही है। बुद्धि के बारे में सही है, बुद्धि के बारे में कौन सा सही है। बुद्धि क्या एक निश्चित योग्यता है, जो जन्म से ही निर्धारित हो जाती है। क्या बुद्धि जो है बच्चों में जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। सिर्फ सकारात्मक आंसर आपको सिलेक्ट करना है। बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा जा सकता है। क्या बुद्धि को सटीक रूप से मापा जा सकता है। यहाँ पे बुद्धि एक एकात्मक कारक है तथा एकाकी विशेषक है। यहाँ पे बुद्धि को एक एकात्मक कारक कहा है। इस तरह से तीनों आपके नेगेटिव ऑप्शन है। कहेंगे सर कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसके ऊपर एक ऑप्शन यहाँ पे है कि जो बुद्धि होती है, बुद्धि क्या होती है हमारे पास, बुद्धि जो होती है हमारे पास, ये बुद्धि बहुआयामी होती है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह होता है। सही आंसर आपका हो जाएगा, बेस्ट ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में चलता हूं, इसका आंसर आप बताएंगे क्या हो जाएगा। चलिए बताइए आप लोग, देखता हूं कि सही आंसर बता पाते हैं कि नहीं। बहुत ही फास्ट करेंगे। रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। ठीक है, 25 मिनट में 30 प्रश्न का टेस्ट, बहुत ही फास्ट। रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है। रूही एक नन्ही मुनी बच्ची है, जो
एक से अधिक कोई उसके साथ समस्या समाधान है तो उसका कई सॉल्यूशन वो सोच पाती है। तो रूही के अंदर किस चीज़ का प्रदर्शन करे, सृजनात्मक विचारक का, अभिसारिक का, अनम्य का या आत्म केंद्रित विचारक का। तो जब बच्चे जो है एक कोई क्वेश्चन किया जाए उसके कई सॉल्यूशन जानते हो, कई तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी समस्या आती है उसका समाधान वो कई तरीकों से निकाल सकते हैं। तो वो उनके अंदर होता है सृजनात्मक विचार। कौन-सा विचार? सृजनात्मक विचार ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है? अब तक 12 प्रश्न हो गए हैं। ये लीजिए आपके पास 13 नंबर का प्रश्न है और देखता हूँ इसका आंसर आप लोग क्या बताते हैं। शानदार प्रश्न है कि शिक्षण अधिगम, शिक्षण मतलब पढ़ाने में, अधिगम मतलब सीखना, पढ़ाना, सीखना प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? जो वंचित पृष्ठभूमि से बच्चे हैं, अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चे सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो जो गरीब है, अगर उनकी संख्या क्लास में एक सहभागिता कम हो रही है, तो एक शिक्षक के रूप में आपको क्या करना चाहिए? ठीक है? यहाँ पे बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए, नेगेटिव ऑप्शन नहीं होगा, सकारात्मक होके आंसर देना है। इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए, क्या आप शिक्षक हैं, जैसे हो गए स्वीकार कर लेंगे। इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करने के लिए कहेंगे या अपने शिक्षण पद्धति पर विचार करना होगा आपको तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए तरीके ढूंढने होंगे। सिर्फ सकारात्मक आंसर आपको सोचना है। राइट आंसर आपको सोच लेना है, क्या हो जाएगा? शानदार आंसर, बेहतरीन आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। यानी आपको अपने शिक्षण पद्धति पे विचार करना होगा और इस पे सहभागिता में सुधार करने के लिए आपको नए-नए तरीके ढूंढने होंगे क्यों बच्चों की संख्या कम हो रही है। यहाँ पे लीजिए आपके पास 14 नंबर का प्रश्न और देखता हूँ इसका आंसर आप क्या बताते हैं। सही आंसर आप क्या सोचते हैं? प्रश्न हमारे पास है, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को, एक समावेशी जो कक्षा होती है उसमें एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षणिक योजनाओं को तैयार नहीं करना चाहिए। पॉजिटिव आंसर सिर्फ यहाँ पे होगा। कभी कभी तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, तैयार करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। सोच लीजिए क्या आंसर होगा। सिर्फ सकारात्मक आंसर होकर के आंसर दीजिए, आपका सब प्रश्न सही हो जाएगा एग्जाम में भी। जो पेपर आप देने जा रहे हैं ना कल परसों, उसमें भी आपके प्रश्न सही होंगे। हतोत्साहित होना नेगेटिव है, यहाँ पे कभी-कभी नेगेटिव नहीं, यह भी सही हो जाएगा। सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। ये लीजिए आपके पास अगला प्रश्न है और देखता हूँ इसका आंसर आप क्या बताते हैं। 15 नंबर का प्रश्न है कि पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या होते हैं? जो बच्चे पढ़ने में विफल होते हैं, पढ़ने में उनको दिक्कत होती है, उनके लक्षण क्या होते हैं आपको बताना है। न्यून अवधान विकार होता है, अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता या धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, एक ही गतिविषय कार्य को बार-बार दोहराना। आप लोग बताएँगे क्या सही आंसर हो जाएगा? तो ऐसे बच्चों में क्या होता है ना कि पढ़ने की अक्षमता होती है, जो बच्चे पठन वैफल्य वो बी को डी पढ़ते हैं, यहाँ पे 6 को 9 पढ़ते हैं, इस तरह से उनमें जो है कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है? तो ये धारा प्रवाह पढ़ने की क्या होती है? अक्षमता होती है। तो लीजिए 15 प्रश्न हो गए, अब ये आपके पास 16वां प्रश्न है। पूरा टेस्ट देके जाइएगा, मैं देखना चाहूँगा कितना प्रश्न सही करते हैं इस क्लास से। प्रश्न है कि शिक्षक का अधिकार अधिनियम 2009, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है में उल्लेख किया गया है कि समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, उसमें उल्लेख किया गया है कि समावेशी शिक्षा की जो अवधारणा है, निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? क्या व्यवहारवादी सिद्धांत पे, अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूतिक आवृत्ति पे, अधिकार आधारित मानवता परिप्रेक्ष्य पे, मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध कराकर के अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करके? आप लोग बताएंगे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 क्या कहता है? क्या कहता है? आंसर बताएंगे। हाँ सर, हम लोग सोच लिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यानी कि मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके जो अशक्त बच्चे हैं उनको भी मुख्य धारा में शामिल करना, ये बेस्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, ये लीजिए आपके पास एक और प्रश्न आता हुआ और देखता हूं इसका आंसर क्या बताते हैं आप लोग। 17 नंबर का प्रश्न क्या है भाई यहाँ पे कि संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से, जो संरचनावादी ढांचा होता है उसमें अधिगम जो होता है प्राथमिक रूप से यंत्रवत याद करने पर जोर देता है। तो आपको मैं बता रहा हूँ हमेशा पॉजिटिव आंसर आपको देना है, सकारात्मक सोचना है। यहाँ पे प्रबलन पर केंद्रित है या अनुबंधन द्वारा अर्जित है या अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है, आपको बताना है। ठीक है, अवबोधन मतलब समझने की प्रक्रिया पर केंद्रित है। सही अवबोधन का मतलब अर्थ की प्रक्रिया पे, ठीक है, अर्थ की। तो सही आंसर आपको बताना है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, राइट आंसर। ये लीजिए, चलिए इसका आंसर आप सोचें क्या हो सकता है, बताना है आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न। 18 नंबर का प्रश्न है यहाँ पे पूछा गया। क्या भाई पूछा गया प्रश्न? अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? ये सहजानुभूत सिद्धांत क्या होता है? कई बार बच्चे किसी चीज को देख करके अपने मन में धारणाएं बना लेते हैं। जैसे वो कहीं पे यात्रा कर
रहे हैं तो उनको लगता है कि सड़क भी चल रहे हैं, पेड़ भी चल रहे हैं, ठीक है? किसी चीज़ का वो कलर देख लिए, जैसे पानी का कलर तो उन्होंने कहा ऐसा कलर होता है। तो उस चीज़ को दूर करना है, जो उनके अंदर सृजनभूत सिद्धांत है उसको समझाना है, दू कमियों को दूर करना है, तो आप क्या करेंगे शिक्षक? बच्चों को इन सिद्धांतों को अनदेखा करेंगे, नेगेटिव ऑप्शन नहीं होगा। दंडित करेंगे, देखिए यहाँ पे दिया है, बार-बार याद करेंगे, नहीं, सिर्फ पॉजिटिव आंसर ऑप्शन नंबर बेस्ट 4 हो जाएगा। प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरण को प्रस्तुत करके बच्चों को इन सिद्धांतों को चुनौती देंगे, मतलब बच्चों को समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है? उदाहरण दे करके, फैक्चुअल। यहाँ पे लीजिए आपके पास 19 नंबर का प्रश्न है और देखता हूँ इसका आंसर आप क्या बताते हैं। प्रश्न हमारे पास है कि छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? जो छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र होती है, उसकी क्या विशेषता होती है? क्या ये केवल पाठ्य पुस्तक पर निर्भर होती है या बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, यंत्रवत याद करना, यहाँ पे योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना? ठीक है? आपको बताना है जो छात्र केंद्रित शिक्षा है, तो केवल यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे याद करना नेगेटिव है, यहाँ पे देखिए बच्चों को अलग करना क्लासिफिकेशन नाम के आधार पे, ये चीज़ें नहीं है, ये भी नेगेटिव। सबसे बेस्ट ऑप्शन बी है, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, यही छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की विशेषता होती है। ठीक है? ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्ज़ाम में रिपीट हुआ, 2026 में प्रश्न आ सकता है, ज़रूर देख कर के जाइएगा। प्रश्न यहाँ पे है कि संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से खाली स्थान है, पूर्णतः अलग, स्वतंत्र, सन्निहित है या संबंधित है। संवेग मतलब हमारा जो दिल है, ठीक है? संज्ञान हमारा जो दिमाग है, ये एक दूसरे से क्या है? सही आंसर इसका सोच लिए होंगे, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मतलब सन्निहित है। क्या है? सन्निहित है, सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड सही यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है? सॉरी। ये लीजिए आपके पास अगला प्रश्न। देखता हूँ इसका आंसर आप क्या सोचते हैं। ये रहा 21 नंबर का प्रश्न। जल्दी से बताएं आप लोग क्या हो जाएगा। मैंने कहा ना बहुत फास्ट टेस्ट आपका कराऊंगा। 25 मिनट भी नहीं लगेंगे, पूरा कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पे संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अधिगम मतलब सीखने के बारे में कौन सा सही है? अधिगम पुनरुत्थान एवं स्मरण की प्रक्रिया। स्मरण मतलब होता है याद करना, तो याद करना क्या होता है? नेगेटिव होता है, ये नहीं होगा आपका। अधिगम यंत्रवत याद करना नहीं होगा यहाँ पे। अधिगम अप्रितीय संबंधों के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है, ये भी नहीं होगा आपका। सही आंसर तब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी अधिगम सक्रिय। भाई जिस ऑप्शन में सक्रिय हो नहीं सही हो, पॉजिटिव वर्ड से याद रखिएगा। अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है, ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये लीजिए आपके पास 22 नंबर का प्रश्न है और देखता हूं इसका आंसर आप लोग क्या बताते हैं। प्रश्न हमारे पास यहाँ पे है कि विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है? जब अगर आप एक शिक्षक हैं, बच्चों को स्पष्ट उदाहरण और गैर उदाहरण देते हैं, तो उसका क्या मतलब होता है? अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। यहाँ पे क्या ये प्रभावशाली तरीका है? ठीक है? या विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियाँ, भ्रांतियाँ मतलब कंफ्यूजन, यहाँ पे भ्रांतियाँ नेगेटिव है, तो ये नहीं होगा आपका। या उदाहरणों की समझ में अभाव, अभाव नेगेटिव है, ये भी नहीं होगा। या उदाहरणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर केंद्रित होता है। आपको बताना है यहाँ पे क्या सही आंसर हो जाएगा। ठीक है? या उदाहरणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक, ना ना ये भी नहीं होगा, यहाँ पे तुलना किया गया है के बजाय। ये बेस्ट ऑप्शन अपना फर्स्ट हो जाएगा। और धारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करते हैं, यानी बच्चों को उससे कॉन्सेप्ट को सीखने में आनंद आता है, मोटिवेट होते हैं। यह एक प्रभावशाली तरीका भी होता है। बच्चों को उदाहरण और गैर उदाहरण देना दोनों चाहिए यहाँ पे, ठीक है। बेस्ट 23 नंबर का प्रश्न आपके पास आता हुआ, इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना, दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? यानी जब बच्चों को आप जो है कि सीखने के लिए बच्चों को लगातार आप पुरस्कार देते हैं, दंड देते हैं, तो क्या प्रभाव पड़ता है? बच्चों को बाहरी प्रेरणा कम होती है, आंतरिक प्रेरणा बढ़ती है, या बच्चों के प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि और जिज्ञासा कम होती है। देखिए, जब बच्चों को आप जो है सीखने के लिए हमेशा आप पुरस्कार देते रहते हैं बच्चों को, और बच्चों को दंड भी देते रहते हैं, तो इससे क्या होता है ना, इससे क्या होता है कि अधिगम में बच्चों की जो स्वाभाविक रुचि है वो जिज्ञासा कम होने लगती है। क्या होने लगती है? कम होने लगती है। बेस्ट ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा। ये लीजिए आपके पास 24 नंबर का प्रश्न और देखता हूँ इसका कितने लोग आंसर बता पाते हैं। सही आंसर मन में सोच लेना है।
ये निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है? इसमें से कौन सी जो प्रथाएं हैं ये सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? शारीरिक दंड, सहयोगात्मक अधिगम प्रमाण, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, निरंतर तुल्यांकन मूल्यांकन। आप लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए जो यहाँ पे पूछा है ना कि सार्थक अधिगम, जिसमें बच्चा जो है कुछ चीजें को सीख सके, तो ये निगेटिव, शारीरिक दंड निगेटिव है। यहाँ पे तुलना करना भी निगेटिव होता है किसी से, सिर्फ वनली सेकंड और थर्ड सही है। तो सेकंड और थर्ड इज द ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया है, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया प्रश्न था, शानदार। ये लीजिए आपके पास 25 नंबर का प्रश्न है। चलिए इसको बताइए आप लोग। चलिए बताइए इसको क्या सही आंसर हो जाएगा कि शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। यानी जो बच्चों में जटिल अवधारणाएं होती है, किसी चीज को समझने में उनको दिक्कत होती है, तो उसको आप कैसे सहज कर सकते हैं, आसान कर सकते हैं अगर आप एक शिक्षक है तो। क्या बच्चों को व्याख्यान लेक्चर देकर के, ना ना निगेटिव है। प्रतियोगितात्मक अवसरों की उपलब्धता, कंपटीशन करा के, ना ना ये भी निगेटिव है। बार बार यांत्रिक अभ्यास करा करके, नहीं नहीं ये भी नहीं है। बच्चों को अन्वेषण करके और परिचर्चा के लिए अवसर दे करके, यानी बच्चों को ऐसे बनाना ताकि बच्चे अन्वेषण कर सके, नई नई चीजों की खोज कर सके और आपस में डिस्कशन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा उनको अवसर दे करके आप जो है उनमें जटिल कोई अवधारणा नहीं समझ में आ रही है तो उसको आप ये चीज प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, बेस्ट। नेक्स्ट 26 नंबर का प्रश्न है। 4 प्रश्न और बचे हुए हैं, पूरा टेस्ट दे करके जाइएगा। प्रश्न है, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार प्रोत्साहित कर सकती है? यानी एक प्राथमिक विद्यालय की जो अध्यापिका है बच्चों के अंदर एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार प्रोत्साहित कर सकती है? प्रत्येक छोटे कार्यों के लिए बच्चों को भौतिक पुरस्कार दे करके, तो भौतिक पुरस्कार जानते हैं निगेटिव है कि पॉजिटिव। यहाँ पे देखिए केवल दिया है, केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल या महत्व दे करके, गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके यहाँ पे, या बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। ये तीनों ऑप्शन निगेटिव नहीं होंगे, ओनली वन आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया है। ये लीजिए आपके पास अगला प्रश्न, ये देखता हूँ इसका आंसर आप क्या बताते हैं। 27 नंबर का प्रश्न है और इसका आंसर आपको आ रहा है कि नहीं। प्रश्न है कि निम्नलिखित अवधि में किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? वह कौन सा समय है, वह कौन सा पीरियड है जिसमें बच्चे का शारीरिक वृद्धि और विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है? शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था, किशोरावस्था व वयस्कता। आप लोगों को बताना है क्या सही आंसर हो जाएगा। सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शैशवावस्था, वो जो 0 से 2 वर्ष, और प्रारंभिक बाल्यावस्था जो 2 से 7 वर्ष। ये सबसे इस समय में बच्चे का सबसे ज्यादा शारीरिक वृद्धि भी होती है और विकास भी होता है। ये ये सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। यहाँ पे चलते हैं 28 नंबर के प्रश्न पे और देखता हूँ इसका आंसर कितने लोग सही बता पाते हैं। चलिए इसका आंसर बताइए। यहाँ पे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? नहीं वाले प्रश्न को आप सर्कल कर लीजिएगा एग्जाम में। यहाँ पे पूछा है विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? विकास जीवन पर्यंत होता है, विकास परिवर्त होता है, विकास आनुवंशिक और पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं। तो हम आपको बता दें, विकास जीवन पर्यंत होता है, सही बात है। विकास परिवर्त है, मॉड्यूलेबल, सही है। विकास आनुवंशिकता, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों पर प्रभावित होता है, ये भी सही है। लेकिन विकास सार्वभौमिक है, सही है। लेकिन विकास सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित नहीं करता है, करता है। यहीं पे ये गलत कर दिया, इसलिए ये ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा। यहाँ पे 4 वाला। चलिए इसका आंसर आप बताइए। सेकंड लास्ट प्रश्न है इस पेपर का और देखते हैं कितने सही करते हैं। यहाँ पे व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्राथमिक कारण क्या है? यानी व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होती है? इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी कि दो लोग, कोई भी दो लोग एक जैसे नहीं होते हैं, शारीरिक आधार पे, मानसिक आधार पे, ठीक है, रंग रूप के आधार पे, ठीक है, बड़े छोटे के आधार पे, किसी न किसी आधार पे, बुद्धि के आधार पे लोगों में विभिन्नताएं पाई जाती है। तो इसका क्या कारण है? लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति कोड, जन्मजात विशेषताएं, पर्यावरणीय प्रभाव, आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। तो हम आपको बता दें ऐसा इसलिए होता है जब आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच जो है जटिल पारस्परिक क्रिया की वजह से ऐसा होता है। ये दोनों चीजें डिपेंड करती हैं इस पे। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये लीजिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था ये वाला भी प्रश्न, और ये वाला भी प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखता हूँ इसका कितने लोग आंसर बताते हैं, कितने लोग सही आंसर इसका बता पाते हैं। प्रश्न हमारे पास है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? परिवार, पास पड़ोस, परिवार, मीडिया, विद्यालय, मीडिया, मीडिया, पास पड़ोस। यानी द्वितीयक यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, बढ़िया है, शानदार प्रश्न है।
इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड। यानी कि विद्यालय भी आपका द्वितीयक है यहाँ पे और मीडिया भी आपका द्वितीयक है। लेकिन जो परिवार होता है ये क्या होता है, प्राथमिक होता है। और याद रखिएगा जो पास पड़ोस होता है ये प्राथमिक के साथ साथ प्राथमिक और प्लस द्वितीयक दोनों होता है। ठीक है। अब आप कहेंगे सर कब प्राथमिक होगा, परिवार के साथ रहेगा तो प्राथमिक होगा। यहाँ पे प्राथमिक परिवार है, पास पड़ोस भी प्राथमिक है। लेकिन यही पास पड़ोस किसी दूसरे के साथ रहेगा, मीडिया के साथ, विद्यालय के साथ, तो द्वितीयक हो जाएगा। यहाँ पे देखिए द्वितीयक हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आपका यहाँ पे थर्ड हो जाएगा। तो इस तरह से हमने 30 प्रश्नों का टेस्ट कराया। कितने प्रश्न आपके सही हुए कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने जीवन में आप लोग खूब आगे की तरफ बढ़ते रहिए। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जरूर बताइएगा कितने प्रश्न आपके सही हुए।